हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ नीना एजुकेशन पर। आज मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति को पढ़ाने वाली हूँ और इसे हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशली मैं जेपीएससी के पीटी मेंस के सिलेबस को कवर करा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 में है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 आते हैं। संघ की कार्यपालिका में क्या है, कौन कौन से पद हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति कार्य करते हैं और पूरे देश को संभालते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान न्यायवादी, ये हर एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है और ये सभी क्या है तो संघ की कार्यपालिका है, जिसका वर्णन कहाँ है तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णन है। तो सबसे जो पहले आता है वो आता है राष्ट्रपति का पद, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, ये पूरे राज्य का, भारत को एक राज्य की कहा गया है और इसका प्रमुख होता है, इसका प्रधान होता है। इसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। और ये जो पद है ये इस चीज़ को दिखाता है कि पूरा राष्ट्र क्या है, वो एक है, अखंड है और सुदृढ़ है। और ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि पूरे भारत राज्य में जो सर्वप्रमुख नागरिक होगा या जो एक व्यक्ति होगा राष्ट्रपति होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है भारत का, तो उसके लिए क्या क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। ठीक है, तो योग्यता के बारे में वर्णन कौन से अनुच्छेद में है तो 58 में। अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किसी भी प्रश्न को पूछकर ये पूछा जा सकता है कि क्यों, कौन से अनुच्छेद में है या कौन से भाग में है। तो राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 58 में है। अब क्या क्या योग्यता है। पहले, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष से कम उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। चुनाव के समय लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर अर्थात कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता हो तो ये लाभ का पद हुआ। तो ये जब भी अगर कोई वो चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो वो अपना वहाँ पर से उन्हें रिज़ाइन देना होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। तो अगर राष्ट्रपति का जब हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन होता है, योग्यताएं बहुत हम लोगों ने देखी क्या क्या योग्यताएं, वो बहुत अधिक नहीं है, मुख्य रूप से उतनी ही योग्यता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि उनका जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 54 में है। खास प्रकार की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। क्या है तो अब देखते हैं। सबसे पहले जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ये सभी जो होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। और राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की जो विधान सभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। पूर्व में ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब ये व्यवस्था है कि पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के
50 सदस्य तथा 50 निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य और 50 सदस्य अनुमोदक होंगे। प्रस्ताव देखिए, निर्वाचक मंडल के जो 50 सदस्य हैं ना, ये प्रस्तावक होंगे, यहाँ छूट गया है, प्रस्तावक, तथा 50 सदस्य अनुमोदक होंगे। तो ये एक प्रावधान है, ऐसा करना ही पड़ता है कि 50 लोग प्रस्तावना उनके लिए प्रस्ताव लाएंगे और 50 सदस्य उनका अनुमोदन करेंगे। एक ही व्यक्ति चाहे जितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो यहाँ पर ये है कि एक बार जब वो निर्वाचित होते हैं तो 5 वर्ष के लिए होते हैं, और वो व्यक्ति चाहे तो दोबारा भी हो सकते हैं, चाहे तो उसके बाद भी हो सकते हैं। तो इस यहाँ पर ये नहीं है कि अगर वो 1 या 2 बार बन गए तो फिर नहीं बन सकते। राष्ट्रपति निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। किस प्रकार से निर्वाचन होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसका वर्णन आर्टिकल 55 में है। तो इस विधि, ये बहुत ही स्पेशल तरह की विधि है, इसके तहत होता है। मैं एक या फिर इस क्लास में ही आगे जो राष्ट्रपति कंप्लीट होंगे, एक क्लास में तो नहीं कि कंप्लीट होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये पूरी पद्धति क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। सपोज कि किसी गलत प्रोसेस के द्वारा उनका निर्वाचन हो गया और उन्होंने कुछ काम किया, तो अगर उन पर महाभियोग लगता है, अगर महाभियोग में उन्हें उनके पद से हटा भी दिया गया, तो वो जो कार्य करते हैं वो गलत नहीं होंगे, वो अवैध नहीं होते, वो मान्य होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है, यानी कि उसका जो कार्यकाल होता है पहली बार में, या उसका जो जब भी चुनाव के बाद वो चुने जाते हैं तो 5 वर्ष तक के लिए अपना पदभार ग्रहण करते हैं। यह आर्टिकल 56 में उल्लेखित है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख ही शपथ लेते हैं। ये तो पूछा गया है प्रश्न इधर कई एग्जाम में, किसके सम्मुख वो शपथ लेते हैं या फिर किसे अपना त्याग पत्र देते हैं, तो ये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, या फिर अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके। अब इनके वेतन और भत्ते क्या क्या है? तो राष्ट्रपति को वेतन, मासिक जो वेतन उनका है वो 1.5 लाख रुपए होते हैं, और ये टैक्स फ्री होते हैं। इनके जो वेतन है इस पर टैक्स नहीं लगता। इन्हें जो आवास मिलता है वो निःशुल्क होता है, राष्ट्रपति भवन निःशुल्क आवास मिलता है, एवं संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी मिलते हैं। तो निःशुल्क आवास मिलता है और संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी मिलते हैं। जो बहुत सारे भत्ते मिलते हैं वो राष्ट्रपति को 9 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन भी इन्हें मिलता है। जब अगर वो राष्ट्रपति पद उन्होंने ग्रहण कर लिया है, बाद में वो नहीं भी हैं, तो उन्हें पेंशन मिलता है 9 लाख रुपए। वे इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं इनमें कोई भी कटौती नहीं होती है। सामान्यतः अगर वेतन भत्ते किन्हीं किन्हीं पद पर लोगों के काटे जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते में कटौती नहीं की जाती है। तो ये हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में जाना कि उनकी योग्यता क्या है, ये वेतन और भत्ते क्या उन्हें मिलते हैं, और इसके साथ साथ उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, जो कि निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। तो ये सभी अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है अभी तक जो मैंने बताया। अगली क्लास में हम लोग इससे ही संबंधित एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानेंगे कि उन्हें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उनके क्या क्या काम हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अधिकार और कर्तव्य पढ़ेंगे राष्ट्रपति के। तब तक के लिए धन्यवाद।